हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुंग कर्ण और सातवाहन वंश को डिस्कस करने जा रहे हैं। 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जो यूजीसी नेट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? ठीक है, पहला प्रश्न जो है वो है कि पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था। उत्तर आ जाएगा आपका, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अग्निमित्र, वसुमित्र, पुष्यमित्र शुंग या फिर सुज्येष्ठ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर है 2, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पतंजलि किसका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग का था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य टीका लिखी। ये आपने नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाणिनि ने क्या किया था। अष्टाध्यायी नामक जो पुरातन व्याकरण ग्रंथ था पाणिनि का, उस पर महाभाष्य नामक टीका किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शासक जिसे एक अभिलेखीय साक्ष्य में शक, यवन, पहलव, निषूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है, वह है ऑप्शन ए रुद्रदामन, बी खारवेल, सी समुद्रगुप्त और डी जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का जो नासिक अभिलेख है, जो उसने 19वें वर्ष में लिखवाया था, ठीक है, उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो है वो सफलताओं का वर्णन मिलता है, जिसमें कौन कौन सी उनकी सफलताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो दी गई है। पहला उन्हें कहा गया है कि सातवाहन कुल के यश को पुनः स्थापित करने वाला गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है, किसमें? वशिष्ठिपुत्र के जो नासिक अभिलेख है उसमें। ठीक है, दूसरा क्या है, क्षत्रियों के दर्प और मान को मर्दन करने वाला, यानी क्षत्रिय दपमान मदनस कहा गया है। तीसरा, शक यवन पहलवों का नाश करने वाला, शक यवन पहलव निषूदनस, निषूदनस का मतलब होता है नाश करने वाला। चौथा लिखा है, शहरात वंश का निर्मूलन करने वाला, खकरातवश निरे वसे सकरस। ठीक, ये भी इसकी विशेषता आपके नासिक अभिलेख में मिल जाती है। सर्वराज लोक मंडल प्रतिग्रहित शासनस्य, इसकी विशेषता ये भी मिल जाती है। त्रिसमुद्र यो विजय पताका, ठीक है, जिसके युद्ध के घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया हो, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए। किसके घोड़ों को कहा गया है कि उसने 3 समुद्रों का पानी पिया था? तो वो कहा गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। ठीक है, और कौन कौन से समुद्र थे वो? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ठीक है, अनेक समरा विजित शत्रु संगस्त, मतलब अनेक शत्रुओं को विजित करने वाला और उनका संहार करने वाला। ये विशेषताएं क्या है? गौतमीपुत्र सातकर्णी की है। और कहाँ पर ये मिलती है हमारे को? नासिक अभिलेख में मिलती है, जो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का है। ठीक है, सातवाहन शासक जो है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है शूरपारक, दूसरा है टिंडी, तीसरा है बरबीकम और चौथा है कोरकई। आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, पहला है शूरपारक, दूसरा है टिंडी, तीसरा है बरबीकम और चौथा है कोरकई। तो इसका आंसर आ जाएगा कोरकई। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, 1 3 2 4, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरकई, यानी कि कोरकई जो था वो पश्चिमी घाट का बंदरगाह नहीं था, बाकी सारे पश्चिमी घाट पे थे। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो व्याख्या है वो मैं नीचे बताता हूँ। पश्चिमी तट पर कौन कौन से थे? देखिए, पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह थे वो थे पाटले अथवा पटाला जिसको कहा जाता था, फिर आता है बार बारिकमे, रोरुके, भृगकच, बैरीगाजा, भड़ौच, शूरपारक जिसे सोपारा कहा जाता है, कैली यानी कल्याण बंदरगाह, सैमुल्ला, चोल, परिपतन, दोभाल, मुजरिस, मालाबार तट केरल। ठीक है, ये कौन से थे? पश्चिमी तट पर थे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। पूर्वी तट पर जो बंदरगाह थे वो थे, यहाँ से यूजी नेट में काफी प्रश्न बनते हैं। जो मैं आपके जो शुंग कर्ण और सातवाहन को डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से 4-5 प्रश्न बनने की उम्मीद हमेशा यूसी नेट में रहती है। और ये जो बंदरगाह है सातवाहन कालीन और इन शासकों के कालीन जो बंदरगाह इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूसी नेट के दृष्टिकोण से। ठीक है, पूर्वी तट पर कौन कौन से थे? मारुंगुरु, कालची, कोरक्कई, कावरीपट्टनम, चमरकरियाल, अरिकमाडेस, वासवसमुद्रम। ठीक है, ये जो बंदरगाह थे वो क्या थे? पूर्वी तट पर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक धरणीकोट का महाचैत्य भी कहलाता है? ऑप्शन ए भट्टिप्रलु, बी अमरावती, सी नागार्जुन कोंडा, 4 जगह पेट। तो इसका आंसर आ जाएगा अमरावती स्तूप। ठीक, अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप धनु महाचैत्य कटक महाचैत्य स्थिति
गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको जो खोजा था वो कर्नल मैकेंजी ने 1797 में खोजा था, 1797 में खोजा था। आंध्र प्रदेश के अमरामम के आसपास, अमरावती के आसपास है, ठीक है। अमरावती का प्राचीन नाम जो है धान्यकटक था, ठीक है। मूल स्तूप का जो निर्माण है अशोक ने करवाया था, जो अमरावती स्तूप है उसका मूल जो निर्माण है अशोक ने करवाया था। यहाँ से अशोक स्तंभ का एक खंड मिला है। सातवाहन काल में यहाँ महास्तूप का निर्माण हुआ है, जिसे महाचैत्य कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों को उल्लेख मिलता है? 75 जो व्यवसाय है किस में मिलता है? दिव्यवदान है, महाभाष्य है, मिलिंद पन्नो है, या फिर गार्गी संहिता है? तो मिलिंद पन्नो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिलिंद पन्नो काल में कारीगर तथा शिल्प श्रेणी क्रियाकलाप, ज्यादा ही नीचे आएगा। मिलिंद पन्नो में क्या है? मिलिंद पन्नो में शिल्प तथा श्रेणी क्रियाकलाप की व्यापक प्रगति तथा विविधता देखने को मिलती है। जातक ग्रंथों में क्या है? हमें 18 प्रकार के शिल्पों का वर्णन है। क्या है? जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पों का वर्णन है। इसमें 4 विशेष रूप से उल्लेखनीय है: वर्धकी, बढ़ई, कमार, कर्मकार, धातु विशेषता लोहार, चरमकार तथा चित्रकार, ठीक है। ये क्या है? आपको जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के मिलते हैं। मोस्टली 4 में आपको बता रहा हूँ। दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। महावस्तु में 36 प्रकार के कामकारों का वर्णन है, ठीक है, जो राजगृह के पास निवास करते थे, ठीक है। मिलिंद पन्नो में 75 प्रकार के व्यवसाय को मिलता है। कितना? 75, ठीक है। सारी जो बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जिनमें से 60 प्रकार के व्यवसाय विभिन्न शिल्प कौशलों से संबंधित है। इनमें से भी 8 शिल्प धातु उत्पादों, सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, पीतल, लोहा, हीरा, जवाहरात के कामों से जुड़े थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। मथुरा कला के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहले आप मथुरा कला के बारे में पढ़ते हैं नीचे, और उसमें से क्या सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह देश में विकसित कला थी। पहली जो बात है वो मथुरा कला के बारे में कही जा रही है। मथुरा कला में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तीसरा है इस कला पद्धति में बुद्ध को मुंडित सिर एवं अनावृत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है। मथुरा के निकट माट गांव से मिली शक शासकों की मूर्तियां भी मथुरा कला का उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है। तो सही उत्तर चुनना है यहाँ पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ये सारे ही सही उत्तर आपके हो जाएंगे, ठीक है। मथुरा कला की सारी विशेषताएं ये है। तो नीचे व्याख्या देख सकते हैं। मथुरा कला बौद्ध, बोधिसत्व, जैन, तीर्थंकर और ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ लोक अभिरुचियों, यक्ष यक्षिणी को भी पाषाण में उकेरा गया है, ठीक है। सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पाषाण से मूर्तियों का निर्माण हुआ है। यह प्रस्तुत स्थानीय रूप से रूपवास, भरतपुर तथा सीकरी में बहुतायत में मिले हैं। मथुरा कला में भाव की कल्पना विषय तथा अलंकरण सर्वथा भारतीय है। ये बात आपने याद रखनी कि जो मथुरा कला है उसमें भाव जो है वो बिल्कुल भारतीय है, कल्पना का जो विषय है वो भी बिल्कुल भारतीय है, विदेशों से प्रभावित नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भारतीय कला है, भारत से उत्पन्न हुई है, ठीक है। इस कला की मूर्तियां आदर्श प्रतीक व भावयुक्त है। मुख पर आभा, प्रभामंडल, दिव्यता एवं आध्यात्मिकता की अभिव्यंजना, वस्त्र सलवटों युक्त शरीर का धड़ भाग, नग्न वस्त्रहीन कपर्द, मस्तक मुंडित तथा ऊर्जा से अलंकृत है, ठीक है। श्मश्रु मूछ रहित, मूछ भी इस कला में, मूछ जो भगवान बुद्ध की दिखाई गई है, बुद्ध की मूर्तियों में उनकी मूछें भी दिखाई गई है, ठीक है। इस कला शैली में बुद्ध सिंहासन तथा पैरों के समीप सिंह की आकृति भी दिखाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़े लंबे प्रश्न बनते हैं इस जो टाइम पीरियड से, शुंभकर्ण और सातवाहन जो टाइम पीरियड है वहां से लंबे लंबे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट के एग्जाम में, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों क्षहरात शासक नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मृदभांड से प्रमाणित होती है, ठीक है। जोगलथंबी है, नानाघाट है, कार्ले है, एगनोरुरु है। तो आंसर आ जाएगा जोगलथंबी, ठीक। जोगलथंबी मृदभांड सन 1906 में नासिक के निकट जोगलथंबी से मिला था, ठीक है। शक शत्रप नहपान के 13,250 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? जोगलथंबी से प्राप्त हुए। डायरेक्ट प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जोगलथंबी से शक शासक नहपान के 13,250 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? जोगलथंबी से प्राप्त हुए। इनमें से 9,270 सिक्के यानी 2/3 नहपान के मुद्रालेख के अंश हैं। पृष्ठ भाग पर उज्जैन चिन्ह तथा यूनानी में नहपान के लेख का अंश उत्कीर्ण है। प्रति मुद्रित सिक्के विनिमय का सहज और सरल माध्यम होते हैं, विशेषकर उस परिस्थिति में जब किसी क्षेत्र विशेष की राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ हो। सिक्कों के माध्यम से ऐसे सत्ता हस्तांतरण की घोषणा स्वतः हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुंगकाल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम है,
महाभाष्य है, गार्गी संहिता है। तो ऑप्शन नीचे कोट में दिए हैं, ए बी या ए सी, बी सी या ए बी सी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, मालविकाग्निमित्र में मिल जाता है, महाभाष्य में भी मिल जाता है, और गार्गी संहिता में भी शुंग काल में जो है यूनानी आक्रमण का वर्णन हमें मिल जाता है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। यवन आक्रमण पुष्यमित्र के शासनकाल के सर्वप्रमुख घटना यवन आक्रमण है। इस आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता तथा कालिदास के मालविकाग्निमित्र में मिलता है। महाभाष्य के अनुसार यवनों ने साकेत, अयोध्या क्षेत्र, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश तथा माध्यमिका, चित्तौड़ के समीप नगरी पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में इस आक्रमण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए दुष्ट यवनों ने साकेत, पांचाल तथा मथुरा को जीता था। ये आपने याद रखना है। ठीक है, 10वां प्रश्न करते हैं। परिहारों यानी राजकीय मांगों, दावों से छूटों का उल्लेख इनमें से किस में है? ऑप्शन ए अशोक का सारनाथ अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ऑप्शन जो 3 है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक अभिलेख है वो भूमिदान का सबसे पहला आपको साक्ष्य कहां से मिलता है? गौतमीपुत्र के नासिक अभिलेख से, और साथ साथ शुल्क मुक्ति मतलब टैक्स फ्री का वर्णन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। अन्य विशेषाधिकारों की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। कर की मुक्ति की सूची में शब्द मिलता है अलोनरवादक, ठीक है, या अलवण खात्मक, अर्थात नमक के उत्पादन पर देय कर से मुक्त करने का सिद्धांत, यानी कि जो नमक पर टैक्स था वो यहाँ से हटा दिया गया था। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में हमें मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर कितनी थी? 6 से 9% थी, 9 से 12 थी, 12 से 16 थी या 15 से 18 थी? तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 9 से 12, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नहपान के समय निर्गत नासिक अभिलेख में उषावदत्त द्वारा बुनकरों की 2 श्रेणियों में कुल 300 काश्यापन की अक्षय निधि का उल्लेख मिलता है। बुनकरों की प्रथम श्रेणी के पास 2000 काश्यापन का निवेश 1% की मासिक दर, वार्षिक 12%, तथा बुनकरों की श्रेणी के पास 1000 काश्यापन का निवेश 3/4% मासिक दर यानी 9% से किया गया है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का यह एकमात्र अभिलेख साक्ष्य है जिसमें किए गए पूंजी निवेशों से प्राप्त होने वाली ब्याज का स्पष्ट उल्लेख है। जो नासिक जो गुहा लेख है उसमें हमें क्या मिलता है? ब्याज दर का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ब्याज के पैसे देने का स्पष्ट उल्लेख हमें कहां से मिलता है? नासिक गुहा लेख में। ये आपको प्रश्न यूसी नेट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पोर्टिन के सिक्के किसने जारी किए थे? योद्धाओं, पार्थियनों, सातवाहनों और पश्चिमी क्षत्रपों ने। तो आंसर आ जाएगा सातवाहनों ने। ठीक है, पोर्टिन के सिक्के जो है किसने जारी कर दिए थे? सातवाहनों ने। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के किस अभिलेख में वर्णन मिलता है कि रानी गौतमी बालश्री ने बौद्ध संघ के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? ठीक है, औरंगाबाद, नासिक, जुन्नर, पेठक। तो नासिक जो अभिलेख है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सातवाहन प्रशासन में उपरक्षित नामक अधिकारी किससे संबंधित था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपरक्षित नामक जो व्यक्ति था वो किससे संबंधित था? गुप्तचर व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, गुहा निर्माण से या फिर वित्त एवं लेखा विभाग से? तो इसका जो आंसर आ जाएगा गुहा निर्माण से। यानी कि अगर आपको गुहा निर्माण करना है तो उसके लिए भी चैत्य गुहा विहार निर्माण करना है तो उसके लिए भी मंत्री जो है वो नियुक्त किए जाते थे। बौद्ध चैत्य ग्रह गुहा निर्माण हेतु अधिकारी सातवाहन अधिकारी, न कर्मिक, महान कर्मिक, प्रमुख अधिकारी। ठीक है, उपरक्षित भी इन्हीं में से एक था। अधिदर्शक शैल वर्धिक्य शिल्पियों का निरीक्षण करता था। ठीक है, आवेसनी ईंटों की चिनाई करने वाले वास्तु विशेषज्ञ थे, यानी मिस्त्री जो था सातवाहन काल में उसे आवेसनी कहा जाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और टफ प्रश्न में आप लोगों को लेकर आया हूं। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन है। अवदान शतक, आर्य मंजू श्री मूलकर, मिलिंद पनव, दीप वंश। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मिलिंद पनव। ठीक है, इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि इसमें जो है वो शिल्प श्रेणियों का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, मौर्योत्तर कालीन आर्थिक सामाजिक जीवन निसंदेह कृषि पर आधारित था। ठीक है, विवेच्य 500 वर्षों के कृषि कर्म की विशेषता की बात यह थी कि दक्षिणात्य तथा दक्षिण भारत में भी प्रसारित हुआ। खाद्यान्नों में धान, गेहूं तथा जौ प्रमुख थे। मिलिंद पनव के अनुसार शाली धान राजकीय आहार में प्रयुक्त होता था। मिलिंद पनव में कृषि कर्म की प्रयुक्त 8 क्रमिक चरणों का उल्लेख मिलता है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो मिलिंद पनव मिलता है। 8 प्रकार से खेती की जाती थी। ठीक है, क्रमिक जो विकास, क्रमिक जो खेती का सिस्टम था टाइप से। ठीक है, निम्न में से किस तरह से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैराठ, नगरी, रेड और नगर। तो बैराठ से जो है वो
मिनांडर के जो 16 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आसनपाई दृश्य निम्नलिखित की कला में चित्रित किए गए। आसनपाई दृश्य भरूच, बोधगया, मथुरा और सारनाथ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका मथुरा में। ठीक है, आसनपाई दृश्य जो है मथुरा कला में हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। बहुत ही सिंपल है, सातवान इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो सातवानों ने है वो भू अनुदान की प्रक्रिया जो है शुरू की थी। ठीक है, सातवान लेखों में धार्मिक उद्देश्य से राजकीय आदेश पत्र जारी करके भूमिदान प्रथा की जानकारी मिलती है। भारत में भूमिदान अनुदान का प्राचीनतम जो अभिलेख साक्ष्य है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका द्वारा नानाघाट अभिलेख है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों की दक्षिणा के रूप में ग्राम दान दिए गए हैं। सातवाहन बौद्ध भिक्षुओं तथा ब्राह्मणों को द्रव्य और भूमिदान देने वाले प्राचीनतम शासक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भूमि अनुदान देने का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख है वहां पर मिलता है। ठीक है, ये सातकर्णी प्रथम की रानी थी और इन्होंने जो नागनिका का नानाघाट जो अभिलेख है, नागनिका इनका नाम था, नानाघाट नाम से इन्होंने क्या है एक अभिलेख खुदवाया था और वहां पर हमें क्या मिलता है कि ये भूमिदान देते थे। सातवाहनों ने सबसे पहले भूमिदान देने की जो प्रथा है वो शुरू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चैत्य ग्रह का शैलोत्कीर्ण करने में अनेक यवनों ने दान दिए। ठीक है, बैठसा, भाजा, कारले, कन्हेरी। तो इसका आंसर कारले आ जाएगा। इस यहाँ पर जो प्रश्न है मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किस चैत्य ग्रह का शैलोत्कीर्ण करने में अनेक यवनों ने दान दिए थे। मतलब यहाँ पर अनेक यवन जो शासक हुए उन्होंने दान दिया था किसको, चैत्य ग्रह को शैलकृत करने के लिए, उसमें बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए कारले के चैत्य को क्या किसने दान दिया था, बहुत सारे यवन शासकों ने दान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मथुरा मूर्तिकला शैली के बारे में सही नहीं है। तो पहला आ जाएगा, जैन धर्म के उपासकों द्वारा मथुरा में संरक्षित मूर्तिकला की एक शैली को मथुरा कहा जाता है। मथुरा शैली की मूर्तियों में सफेद चित्तीदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस शैली का आरंभ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में माना जाता है। ठीक है, बाद में कुषाणों ने इस शैली को संरक्षण दिया। उनकी कुछ चित्र मूर्तियां मथुरा के पास पाई गई हैं। और पांचवा है, माना जाता है कि बुद्ध की पहली छवि मथुरा शैली की है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है। ठीक है, इस शैली का आरंभ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में माना जाता है। ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के अंत नहीं, इससे पहले से देखिए यहाँ पर। और जो बाकी जो ऑप्शन है, जैसे जैन धर्म के उपासकों द्वारा मथुरा में संरक्षित मूर्तिकला की शैली को मथुरा कला कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मथुरा कला की मूर्तियों में सफेद चित्तीदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा गलत आ जाएगा। चौथा बिल्कुल सही है कि बाद में कुषाणों ने इस शैली को संरक्षण दिया। उनकी कुछ चित्र मूर्तियां मथुरा के पास पाई गई हैं। और पांचवा माना जाता है कि बुद्ध की पहली छवि जो है मथुरा शैली में ही बनी थी, मथुरा कला में ही बनी थी। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे 20 प्रश्न जो हमने आज आप लोगों के सामने डिस्कस किए। शुंग, कण्व और सातवाहन काल से थे। और ये छोटे छोटे जो रीजनल टॉपिक्स हैं, यहाँ से प्रश्न हमेशा यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। और ज्यादातर फोकस आप, मुझे लगता है कि यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो छोटे छोटे राज्य हैं, रीजनल जो राज्य हैं, क्षेत्रीय जो राज्य हुए, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए जो राज्य हुए, वहां पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही करेंगे। ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए द हिस्ट्री वाला, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और यूजीसी नेट के लिए डटे रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।